गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम आप लोग के सामने जैव प्रक्रम का अगला सेशन लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने पाचन और पोषण के बारे में पोषण के बारे में पढ़ा। आज फिर से हम देखते हैं पोषण के क्या क्रम होने चाहिए, वो एक सीक्वेंस में। पोषण के क्रम कुछ इस प्रकार से हैं। पोषण के अंतर्गत बच्चों अंतर्ग्रहण आता है, ठीक है। उसके बाद आता है पाचन। पाचन के पश्चात जो है अवशोषण। अवशोषण के पश्चात आता है स्वांगीकरण। और अंत में आता है उत्सर्जन। इस प्रकार से पोषण के ये चरण जीवधारी के अंतर्गत होते हैं। अंतर्ग्रहण में आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि भोजन को ग्रहण किया जाता है, इसके दौरान क्या होता है, जीवधारी भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेता है। पाचन भोज्य पदार्थों का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में पाचक रसों की सहायता से उसका विखंडन करना, वो पाचन के अंतर्गत आता है। अवशोषण के अंतर्गत बच्चों पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो पोषक तत्व निकलता है, मुक्त होता है, उन पोषक तत्वों का जीवधारी के अंदर किस रूप में उसका उपयोग होता है, किस माध्यम में उसको पहले मिलाया जाता है, वह अवशोषण कहलाता है। जैसे मनुष्यों के अंतर्गत पाचन होता है, तो पाचन के फलस्वरूप जो भी पोषक तत्व निकलता है, उन पोषक तत्वों का सीधे रुधिर के माध्यम से, अर्थात रुधिर में उनका अवशोषण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्वांगीकरण के अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और सभी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा या उनके ज़रूरत की चीज़ें जो है उन्हें पोषक तत्वों के माध्यम से ही मिलती हैं, जो कि अवशोषण के दौरान प्राप्त होती हैं। अब मनुष्य की बात ले लें समझने के लिए, तो मनुष्य के अंतर्गत पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो भी पोषक तत्व निकलता है, वो पोषक तत्व जो है रुधिर के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। मनुष्य के सभी प्रकार के कोशिकाओं के अंतर्गत उन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए जो भी भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसका संचरण जो है वो स्वांगीकरण के अंतर्गत जो है रुधिर के द्वारा किया जाता है। रुधिर के माध्यम से ही शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, या फिर खनिज लवण। ये सभी चीज़ों का सप्लाई जो है रुधिर के माध्यम से ही खुलित अवस्था में जो है प्रत्येक कोशिकाओं को किया जाता है। आगे हम बात करते हैं उत्सर्जन की। तो आप जानते ही हैं, पाचन के फलस्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार से पोषण के ये चरण जो है ये संपन्न होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र की। मानव का पाचन तंत्र कैसा होता है। तो बच्चों समय अभाव के कारण मैं चित्र पहले से ही बना लिया हूँ और आपको बस इसे बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मानव का पाचन तंत्र जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। यह मुख हो गया आपका, जहाँ से आहार अंदर की तरफ जाता है। यह ग्रसनी, इसे ग्रास नली कहते हैं, जो हमारी गर्दन होती है। ग्रास नली से सीधा भोजन हमारे अमाशय में आता है। अमाशय का आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा, कई सारे विज्ञापनों में पेट से संबंधित कई सारे विज्ञापन जब दिखाए जाते हैं तो वहाँ अक्सर मानव के पाचन तंत्र को भी दिखाया जाता है। इसके अलावा
यह आपका यकृत है। यकृत से ही ठीक नीचे लगा हुआ एक गुब्बारे जैसी पाउच की संरचना होती है, इसको हम पित्ताशय कहते हैं, जिससे निकलता है पित्तरस। अमाशय के ठीक नीचे एक पत्ती के आकार की लंबी थोड़ी संरचना होती है, इस संरचना को हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के बाद यह थोड़ी मोटी और बाहरी संरचना जो रहती है, इस बाहरी संरचना को हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत। और इसके अंदर जो यह संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं छोटी आंत। बड़ी आंत से ही लगी हुई यह संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं मल द्वार। इसके बाद एक यहाँ संरचना बच्चों होती है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। नाम सभी ने सुना होगा, अपेंडिक्स, वर्निफर्म अपेंडिक्स। या अब हम बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के अंगों और उनके कार्य प्रणालियों की। तो बच्चों, मनुष्य के मुख के अंदर, यानी मुख से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जो अधोहनु, क्रमशः ऊपर की ओर जो ग्रंथि होती है उसे अधोहनु, अधोजिह्वा यानी नीचे, जीभ के नीचे की ओर, और एक कर्णमूल ग्रंथि होती है जो दोनों कानों की ओर यहाँ और यहाँ स्थित होती है। इस प्रकार से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो मुख में भोजन जाने के पश्चात यहाँ लार का श्रावण करती हैं और यहीं पर उसका पाचन भी होती है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का पाचक रस स्रावित होता है, जिसका नाम टाइलिन है। और टाइलिन से ही प्राइमरी स्टेज का पाचन स्टार्ट हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के स्वरूप इसे सुक्रोज और फ्रक्टोज में विभाजित किया जाता है, जिसके कारण भोजन कुछ मीठा लगता है। कभी कभी बच्चों पूछा जाता है कि गर्म रोटियां खाने के दौरान वह कुछ मीठी लगती हैं, तो दरअसल वह इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ग्लूकोज व फ्रक्टोज में उसको डिवाइड किया जाता है, और चूँकि यह मीठा होता है इस वजह से हमें स्वाद में कुछ मीठा लगता है। अब बात करते हैं भोजन की, तो भोजन यहाँ से स्टार्ट होते हुए हमारे ग्रसनी, यह हमारा टॉन्सिल होता है, इसको अंग्रेजी में टॉन्सिल कहते हैं। भोजन यहाँ से सरकते हुए यह ग्रसनी से होते हुए नीचे की तरफ जाता है। यहाँ म्यूकस का स्राव होता है, जो भोजन को गीला करता है, चिकना करता है, ताकि भोजन आसानी से नीचे की तरफ आ जाए। भोजन यहाँ से आने के दौरान अमाशय में आता है। अमाशय में जहाँ अन्य सारे पाचक रस का स्राव होता है, जहाँ से अग्नाशय और पित्ताशय, इन 2 जगहों से पाचक रसों का श्रावण। पित्ताशय से पित्त रस का श्रावण होता है, जो अमाशय में आता है, और अमाशय में ही भोजन का ठीक प्रकार से पाचन होता है। यहाँ पर कई प्रकार के पाचक रस मिलाए जाते हैं। भोजन को अम्लीय किया जाता है। अम्लीय करने का कारण ये है बच्चों, क्योंकि भोजन के साथ हम कई सारे जीवाणुओं को भी निगलते हैं। अब इन जीवाणुओं को निगलने के कारण भोजन पेट में जाकर बहुत जल्दी फ्रेगमेंटेड यानी अपघटित होने लगता है इन जीवाणुओं के कारण। तो भोजन को सड़ने या अपघटित होने से बचाने के लिए यहाँ HCl का भी स्राव होता है, और HCl के कारण भोजन को अम्लीय बनाया जाता है, जिससे जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं वो भोजन के अंदर से नष्ट हो सके। यहाँ पर कुछ देर रहने के बाद जब भोजन का अर्धपाचन हो जाता है तो उस अवस्था को हम कायम कहते हैं। कायम दरअसल भोजन का ही एक बिगड़ा स्वरूप होता है, जो भूरे रंग का होता है। इसके दौरान भोजन अमाशय से होते हुए ग्रहणी, बच्चों ये ग्रहणी है,
ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंतर्गत विशेष प्रकार के प्रवर्ध निकले होते हैं। उन विशेष प्रवर्धों को हम विली या रसांकुर या अंतरांकुर भी कहते हैं, जहां पचे हुए भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों भोजन छोटी आंत से होते हुए वो बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत से होते हुए वह मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट भोज्य पदार्थ जो है वो बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों मनुष्य के पाचन तंत्र में इस प्रकार से भोजन का भ्रमण होता है और उसका परिवर्तन होते हुए अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों को मल द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब हम बच्चों बात करेंगे प्रत्येक अंग के यानी उसके चरण के बारे में। तो मनुष्य का पाचन कुल मिलाकर 6 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें क्रमशः मुख, ग्रसिका, अमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत व बड़ी आंत के साथ मल द्वार, इन 6 जगहों से होते हुए मनुष्य का पाचन तंत्र समाप्त होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 6 चरणों के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे मनुष्य के प्रत्येक पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों तथा उनसे स्रावित होने वाले पाचक रसों के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हमारा मुख आता है। मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। क्रमशः अधोहनु, अधोजिह्वा, और तीसरा होता है कर्णमूल ग्रंथि। यह 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। इन 3 प्रकार के लार ग्रंथियों से विशेष प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें सिर्फ एक पाचक रस इम्पॉर्टेंट होता है प्रमुखता से, जिसे हम टायलिन कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा आता है स्टेज ग्रसिका। ग्रसिका को जानने से पहले मैं बच्चों आपको यह बताना चाहूँगा कि जो कर्णमूल की ग्रंथि या बाकी सारी ये ग्रंथियाँ होती हैं, दरअसल यह हमारे बीमारियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं। यदि हमें किसी प्रकार के जीवाणु या विषाणु का संक्रमण होता है और वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है, तब हमारे शरीर के यह जो पाचक ग्रंथि है सबसे पहले उत्तेजित होकर संक्रमित होती हैं और यह सूज जाती हैं। फलस्वरूप जैसा आप लोग देखते होंगे अक्सर कि बहुत ज़्यादा बुखार होने पर हमारे यहाँ ये गलसुए निकल जाते हैं, जिसे सामान्य भाषा में गलसुआ कहते हैं या गलसुआ निकल जाना। तो उसमें भी यही होता है कि जीवाणु या विषाणुओं के संक्रमण के कारण यह ग्रंथि तुरंत फूल जाती है और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के रोगाणु या विषाणु का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। अब बात करते हैं हम ग्रसिका के बारे में।
तो ग्रसिका हमारे मुख से नीचे की ओर ग्रास नली और मुख को जोड़ने का जो रास्ता होता है वही ग्रसिका कहलाता है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा अगर मुख द्वार है तो यह वाला हिस्सा जो है वो ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका के पास बच्चों टॉन्सिल यानी जिसे घाटी द्वार कहते हैं वो लगा होता है। दरअसल टॉन्सिल क्या करता है, वो हमारे नासारंध्र को और हमारे मुख द्वार को बैलेंस करने का काम करता है। कैसे? नासारंध्र के ठीक आगे की तरफ टॉन्सिल निकला हुआ होता है। जैसे ही कोई भोजन का कण आता है तो टॉन्सिल क्या करता है, ऊपर की तरफ भोजन के कण के वजह से धक्के से वो ऊपर की तरफ जाकर चिपक जाता है और हमारे नासारंध्र को ढक लेता है। इससे हमारा भोजन जो है वो ऊपर न जाकर नीचे की ओर गमन करता है। कभी कभी क्या होता है, भोजन करते समय बात करने या सांसों के उलटफेर के कारण क्या होता है, भोजन जो है हमारे सीधे नीचे ग्रास नली में न जाकर नासारंध्र से ऊपर की ओर भी चला जाता है। इस प्रकार से भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए क्रमशः नीचे बढ़ता है। ग्रास नली पाचन का कोई कार्य नहीं होता ग्रास नली में, लेकिन ग्रास नली में म्यूकस जो है भरपूर मात्रा में स्रावित होता रहता है, जो भोजन को चिकना बनाता है और जिसके कारण भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए आसानी से अमाशय तक पहुंचता है। आगे हम बात करते हैं अमाशय की। बच्चों अमाशय जैसा कि आप जानते हैं ग्रास नली से होते हुए ये इस प्रकार की संरचना होती है। यही संरचना जो है अमाशय कहलाता है। इस अमाशय के अंतर्गत बच्चों जठर रस का स्राव होता है और इस जठर रस में 3 प्रकार के मुख्य रूप से पाचक रस शामिल होते हैं। इन 3 प्रकार के पाचक रस में पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है रेनिन। जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो क्योंकि वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, यह सूक्ष्म जीव जो है भोजन को भी संदूषित कर देते हैं और इसी दूषित भोजन को बचाने के लिए, यानी वह भोजन हमारे शरीर में ठीक प्रकार से पाचन हो और उसके अवयव खराब न हो, इस स्थिति से बचने के लिए हमारे आमाशय के अंतर्गत जठर रस का स्राव होता है और इसी जठर रस में HCl पाया जाता है। HCl जो एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है। अब इस अम्लीय माध्यम में बनाने का सिर्फ यही एक कारण होता है कि भोजन को जीवाणु व विषाणु मुक्त किया जाए या उनको निष्क्रिय किया जाए। इस प्रकार से HCl के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। अब बात करते हैं पेप्सिन की। तो तीसरा पाचक रस है जठर रस के अंतर्गत पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। भोजन के अंतर्गत जो भी हम प्रोटीनेटेड वस्तु या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उन खाद्य पदार्थों का पाचन जो है पेप्सिन के द्वारा होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन गोज टू HCl की रिप्रेजेंटेशन में पेप्सिन होता है और यह पेप्सिन पेप्टोज प्लस पेप्सिनोजन के रूप में प्रोटीन का विखंडन करता है। इसके अलावा बच्चों रेनिन जो होता है, रेनिन भी एक प्रकार का पाचक रस है जो प्रोटीन का पाचन करता है।
अब रेनिन किस प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, जब वह दूध पीता है तो वह दूध की उल्टियाँ करता है, जो थक्के के रूप में होता है। दरअसल यह थक्का जो है वह दूध के पाचन की वजह से होता है, जिसका कारण रेनिन होता है। अर्थात यह दूध के अंदर पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन कर देता है, जिसकी वजह से दूध थक्के के रूप में निकलता है। तो यह रेनिन का कार्य है, दूध या दूध से संबंधित जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन करना और पोषक तत्वों को अवशोषण के लिए आगे भेजना। इस प्रकार से बच्चों हमारा अमाशय का यह जो 3 प्रमुख पाचक रस था वो समाप्त होता है। अगला आता है ग्रहणी। तो बच्चों ग्रहणी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहणी का कुछ इस प्रकार से है। अमाशय से ठीक नीचे यह जो मुड़ा हुआ भाग होता है, यह मुड़ा हुआ भाग ही ग्रहणी कहलाता है। यह मुड़ा हुआ भाग ही ग्रहणी कहलाता है। और ग्रहणी का पाचन हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको हमारे सेशन के अंतर्गत कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।